नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इस कार्यक्रम में मैं वो ख़बरें आप तक पहुंचाता हूं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती। आज एक ऐसी ख़बर लेकर आया हूं जो आपको कहीं से नहीं मिलेगी। 18 साल पहले आज ही के दिन 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के व्यापारिक केंद्र और यूनाइटेड नेशंस के लिए मशहूर न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद दुनिया की राजनीति ही बदल गई थी। ये हमले मुसाफिर जहाज़ों को टावर्स में टकराकर किए गए थे और 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये हमला वाशिंगटन में डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसे पेंटागन भी कहा जाता है, वहाँ भी किया गया था। हमले के फ़ौरन बाद अमेरिका ने बिना वक्त गंवाए अफ़गानिस्तान में ये दावा करते हुए हमला किया था कि वो आतंकवाद को उखाड़ फेंकेगा। इसके नतीजे में अफ़गानिस्तान में तालिबान को सत्ता से यानी सरकार से बेदखल कर दिया गया था। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा था कि दुनिया को फैसला करना पड़ेगा कि या तो वो हमारे साथ रहे, नहीं तो आतंकवादियों के साथ रहे। यानी इन दो जगह के अलावा किसी देश को कोई और रास्ता नहीं था, कोई और अल्टरनेट नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि 18 साल बाद अमेरिका उसी तालिबान से बात कर रहा है और समझौते के करीब पहुंच चुका था, जब अचानक राष्ट्रपति ट्रंप ने तालिबान लीडर्स और अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से कैंप डेविड में ये कहते हुए मुलाकात रद्द कर दी कि तालिबान ने काबुल में आतंकी हमला किया है, जिसमें उनके मुताबिक एक अमरीकी फ़ौजी भी मारा गया है। हालांकि इस 9/11 आतंकी हमले पर जो जांच रिपोर्ट तैयार की गई थी, उस पर वहां अब भी चर्चा नहीं की जाती और ना ही वरिष्ठ पत्रकार सैमोर हर्ष जैसे जर्नलिस्ट के ज़रिए की गई छानबीन पर चर्चा होती। उस चैप्टर को अमेरिकी सरकार ने ऐसे ही बंद कर दिया है, जैसे इजराइल ने हिटलर के ज़रिए यहूदियों पर किए गए कथित जुल्म हॉलोकॉस्ट के सब्जेक्ट को भी जांच के लिए चर्चा पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। लेकिन मेरा इस वक्त ये सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए उस पर कभी बाद में चर्चा होगी। आपको ये बता दूं कि 2017 में अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा योजना यानी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि अमेरिका की विदेश नीति टेररिज्म के खिलाफ दुनिया भर में लड़ाई से हटकर पुरानी नीति पर लौट गई है, जिसमें उन्होंने 4 अंतर्राष्ट्रीय खतरों की पहचान की थी। अमेरिका की नज़र में चीन, रूस, उत्तरी कोरिया और ईरान के परमाणु कार्यक्रमों का खतरा माना गया था। अब अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और उसका बजट इन खतरों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है और जो आतंक के खिलाफ उनकी लड़ाई थी, उससे वो पीछे हटने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान से की जाने वाली बातचीत भी उसी पॉलिसी शिफ्ट का नतीजा बताया गया है। लेकिन इस सब से हटकर अमेरिकी मीडिया से ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं कि 2001 में हुए आतंकी हमले के वक्त और उसके बाद न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इलाके में, जहां दोनों वर्ल्ड ट्रेड टावर टेररिस्ट हमले में गिराए गए थे, हमले के वक्त या बाद में मौजूद रहे बहुत से लोगों को कैंसर समेत अनेक बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। अमेरिका की ख़बरों की वेबसाइट टुडे और कई दूसरे मीडिया आउटलेट्स ने ऐसी खबरें दी हैं कि 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर गिरे तो धूल का बड़ा गुबार छा गया। ये गुबार कई हफ्तों तक मौजूद रहा। जिन लोगों ने इस गुबार में सांस ली वे आज कैंसर और दूसरी ख़तरनाक बीमारियों से जूझ रहे हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उस घटना के वक्त 26 साल के जैकलिन फेब्रिलेट न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास ही थी। जैकलिन का ऑफिस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से 2 ब्लॉक पीछे था। जिस वक्त आतंकवादियों ने दोनों टावरों को पैसेंजर विमानों से टकराकर हमला किया, उस वक्त जैकलिन अपने ऑफिस में काम कर रही थी। जैकलिन की ज़िंदगी उस हमले की यादों के साथ आगे बढ़ती रही। वक्त गुजरने के साथ जैकलिन 3 बच्चों की मां भी बन गई। 2016 में जैकलिन को पता चला कि उन्हें मेटास्टैटिक कैंसर है। ऐसा कैंसर जो शायद 9/11 के हमले के बाद 1 महीने तक रहे धूल के गुबार से हुआ है। जैकलिन कहती हैं कि 9/11 के दिन मैं वहीं थी, उसके कई साल बाद भी मैं वहीं काम करती रही। हमसे किसी ने नहीं कहा कि
ऐसा भी हो सकता है। टेरर हमलों के वक्त 19 साल का रिचर्ड फारर हमले की जगह के आसपास मौजूद नहीं था, लेकिन हमलों के बाद 2001 से 2003 के बीच रिचर्ड ने लगातार दक्षिणी मैनहट्टन के उस इलाके का सर्वे किया जहां ट्विन टावर गिरे थे। 1.5 साल पहले रिचर्ड को भी कोलोन कैंसर का पता चला था। 37 साल के रिचर्ड अब 2 बच्चों के बाप हैं। शुरुआत में उन्हें समझ ही नहीं आया कि आमतौर पर बुढ़ापे में होने वाले इस कैंसर की जद में वे कैसे आ गए। उनके घर वालों में भी किसी को कैंसर नहीं था। रिचर्ड फारर के कैंसर के तार भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जहरीली धूल से जुड़े हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जैकलिन और रिचर्ड उन लोगों में नहीं थे जिन्होंने राहत और बचाव का काम किया हो या मलबा हटाया हो। हमले की 18वीं बरसी के मौके पर न्यूयॉर्क शहर उन लोगों की बढ़ती तादाद भी देख रहा है जो कैंसर या दूसरी तरह की सीरियस बीमारियों का शिकार हुए हैं, या ये सब धूल के उस गुबार की लपेट में आए जो कई हफ्तों तक मैनहट्टन के ऊपर छाया रहा। भर कर ढहते ट्विन टावरों ने हवा में बड़ी मिकदार में डायोक्सिन, एस्बेस्टस और केरासिनोजिक जैसे जहरीले एलिमेंट्स छोड़े। आग बुझाने वाले कर्मचारी और राहत और बचाव के कामों में लगे वॉलंटियर्स इन जहरीले एलिमेंट्स का सबसे पहला शिकार बने। महीनों तक चले साफ सफाई के काम में जुटे लोगों को कैंसर और दिल से मुताल्लिक बीमारियां बहुत ज़्यादा हुईं। वर्ल्ड ट्रेड हेल्थ प्रोग्राम के तहत हुई जांचों में हज़ारों लोगों में कैंसर का पता चला है। जून 2019 तक इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों की तादाद 21,000 हो गई है। इनमें से 4,000 को कैंसर है। ज़्यादातर मामलों में प्रोस्टेट, ब्रेस्ट और स्किन कैंसर का पता चला है। जैकलिन और रिचर्ड को लगता है कि सरकार ने कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए या उन्हें इस बीमारी से बचने के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। रिचर्ड कहते हैं कि मेरी वाइफ पूछती हैं कि क्या आतंकवादी तुम्हारे कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं। मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमले वाले इलाके में जाने वाले हेल्थ कर्मचारियों के ख़तरे को कम करने के लिए बेहतर कोशिशें की जा सकती थीं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कैंसर के लिए किसी एक वजह को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ये बात तय है कि जहरीले मलबे के कांटेक्ट में आए लोगों और कैंसर के वाक़यात में साफ रिश्ता है। न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट के चीफ मेडिकल अफसर प्रेजेंट के मुताबिक कई रिसर्च में यह साबित हो गया है कि धूल के गुबार की चपेट में आए लोगों में कैंसर के चांसेस 10 से 30% ज़्यादा पाए गए हैं। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कैंसर का खतरा और बढ़ेगा। प्रेजेंट कहते हैं कि फेफड़ों के कैंसर को पनपने में 20 से 30 साल का वक्त लगता है। जुलाई 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे पीड़ितों के लिए मुआवजे का दावा करने के लिए टाइम लिमिट दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 2090 तक कर दी है। मुआवजा फंड का शुरुआती बजट 7.3 अरब डॉलर है। इसके ख़त्म होने के बाद फंड में और पैसा डाला जाएगा। हर पीड़ित के लिए औसतन मुआवजा $2,40,000 है। मरने वाले की फैमिली को $6,82,000 का हर्जाना दिए जाने का प्रोविज़न है। देखा आपने, पॉलिटिकल लोग आतंकवाद के खिलाफ असली और नकली जंग का कुछ भी ड्रामा करते रहें, आम लोग इसी तरह से सिसक कर मरते रहेंगे। अगर सियासी लोगों का दोहरा चेहरा ना होता तो 2001 में अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार गिराने वाली अमरीकी सरकार अब तालिबान से बात ना करती। या तो वो उस वक्त भी झूठ बोल रहे थे और आज भी झूठ बोल रहे हैं। सियासी लोगों का ये पता नहीं चल पाता कि आम लोगों की भूल का इतना फ़ायदा उठाते हैं कि आज एक बात कहते हैं और कल दूसरी, और दोनों ही बातों का सियासी फ़ायदा भी उठा लेते हैं। अगर अमेरिकी सरकार आम लोगों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझती तो खुद ही जिनको आतंकवादी कहा उन्हीं से फिर से बात करके दोबारा उन्हें सरकार में बिठाने के प्रोग्राम पर काम ना करती। लेकिन पीछे और क्या क्या हो रहा है, अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं अभी हम वही बता पा रहे हैं, लेकिन जो बातें अब तक भी सामने नहीं आ पाई हैं या जो हमें भी अभी मालूम नहीं है वो हम आप तक नहीं पहुंचा रहे। इसलिए दोहरा ही चेहरा नहीं, तिहरा और चौहरा चेहरा भी सियासी लोगों का होता है, जो अलग अलग वाक़यात को जब एक साथ मिला करके आप देखते हैं और समझते हैं तो उसका पता चलता है।
पिछले 10 महीने में प्रेसिडेंट ट्रंप के स्पेशल एनवॉय ज़ल्मे खलीलजाद दोहा कतर में तालिबान से 9 दौर की बात कर चुके हैं। अफगानिस्तान सरकार के बातचीत में शामिल ना होने के बावजूद अमेरिका तालिबान से बात कर रहा था। अब हाल यह है कि अमेरिकी पत्रकारों के जरिए 9 सितंबर 2001 को ट्विन टावर में 3000 से अधिक यहूदियों के छुट्टी पर चले जाने की बात कहे जाने पर भी जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया। कुछ अमेरिकी पत्रकारों ने कुछ देशों के खुफिया महकमों के रोल की तरफ भी इशारा किया था, लेकिन जांच को उस तरफ भी नहीं बढ़ने दिया गया। 9/11 हमलों के फौरन बाद अफगानिस्तान पर हमला करने का खुद फैसला लेना, अपनी मर्जी की वहां सरकार कायम करना और फिर तालिबान से ही बातचीत शुरू करना एक ऐसा शैतानी चरखा है जो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझने वाला अमेरिका जब जो चाहता है वो करता है और जो कुछ भी करता है उसे उन्हीं का मीडिया दुनिया के लिए फ़ायदेमंद फैसला साबित करने की कोशिश करता है। अगर दुनिया भर के लोग, सरकारें और अमेरिका के दोस्त और दुश्मन सभी उसके ज़रिए बताई गई हर बात को कबूल ना करें तो उन्हें ही दुनिया का दुश्मन बताकर पेश किया जाता है। ऐसी भी क्या सरकार जो अपने ही नागरिकों की भलाई पर नज़र ना रखे? क्या अमेरिका 9/11 आतंकी हमले के जिम्मेदारों के बारे में अपनी जनता और दुनिया को कभी सच्चाई बताएगी? क्या हमेशा अमेरिका की जनता को अंधेरे में रखा जाएगा या फिर कभी सच्चाई उनके सामने आएगी? आपको बता दूं कि 9/11 हमलों में जिन 19 लोगों को आरोपी बताया गया था उनमें से 14 सऊदी अरब के नागरिक थे, जिनके बारे में अमेरिका और ना ही सऊदी अरब अब कोई बात करता। अब देखना यह है कि क्या दुनिया अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के झूठ पर ही विश्वास करती रहेगी या कभी उनसे सवाल भी किया जाएगा? क्या उन बेगुनाह अमेरिकियों को कभी यकीन करने लायक जवाब मिलेगा जो साइलेंट कैंसर का शिकार हो रहे हैं? क्या उन्हें अपने ही देश की सरकार से हकीकत जानने का हक उन्हें मिलेगा या नहीं? आखिर में आपको मैं फिर याद दिला दूं, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।